अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आवर वॉइस के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का खैर मकदम है। शुक्रिया आप सभी का हमारा सेशन आज का ज्वाइन करने के लिए। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर जहीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, जो आपके सामने कोरोना वायरस और इसके मुतालिक जो मिथ्स और फैक्ट्स है इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये हालात बड़े संगीन हो चुके हैं कोरोना वायरस को लेकर, और हर तरफ लॉकडाउन है, पूरी दुनिया तकरीबन लॉकडाउन में है। इसके चलते बहुत सारे गलत फहमियां हमारे अंदर मौजूद है कोरोना वायरस को लेकर। तो आर वॉइस ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि कम्युनिटी में, समाज में हम किसी तरह से पॉजिटिव चीजों को लेकर आए सामने, और जिन चीजों के बारे में गलत फहमियां है उसको हम दूर करें। सो आज का ये सेशन इसी मकसद के तहत रखा गया है। मेरा नाम एजाज सिद्दीकी है, मैं आवर वॉइस टीम का एक हिस्सा हूँ, और आज हमारे साथ डॉक्टर जहीर अब्बास इसके ताल्लुक से आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। डॉक्टर जहीर अब्बास का ताल्लुक औरंगाबाद से है। डॉक्टर जहीर अब्बास एलर्जी, अस्थमा और चेस्ट की बीमारियों के स्पेशलिस्ट है। आप जो है तो मेंबर ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ एलर्जी भी है, मेंबर ऑफ एलर्जी अस्थमा नेटवर्क ऑफ इंडिया के भी मेंबर है। इसी के साथ आप सभी हमको उम्मीद है फेसबुक पर देख रहे होंगे। फेसबुक पर आप हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डॉक्टर जहीर से उनको आंसर कराने की कोशिश करेंगे। सो पहले 30-40 मिनट डॉक्टर जहीर अपना सेशन देंगे, उसके बाद जो आखिर के 20 मिनट होंगे उसमें हम आपके क्वेश्चंस भी आंसर करेंगे। तो इसी के साथ डॉक्टर जहीर प्लीज स्टार्ट। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग और खुशामदीद करता हूं मैं आप सभी का, पार्टिसिपेंट का, व्यूवर्स का। दोस्तों, कोविड 19 मिथ्स एंड फैक्ट्स यानी हमारी सोच और सच, इस पे हम आज, इस मौजू पे हम आज बात करने वाले हैं। और काफी सारी चीजें हैं जो हमारे दिल में गलत फहमियों की तरह बैठ चुकी है। उन गलत फहमियों को हम निकालने की आज कोशिश करेंगे। पर इतना ध्यान रहे कि कोविड 19 एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और यह एक लेक्चर में कवर करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। फिर भी मैं, मेरे हिसाब से जितना कोशिश रहेगी, मैं आपके मिथ्स और फैक्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हम वक्त ना जाया करते हुए हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं और मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सार्स कोविड 2 वायरस, यानी इसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। ये कोरोना वायरस जो है कोविड 19 बीमारी का नाम है, और सार्स कोविड 2 ये वायरस का नाम है। ये नोवेल कोरोना वायरस है। इसके स्पेसिफिकेशन, इसके खुसूसियत मैं आपके सामने रखूंगा। यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, और ये सार्स वायरस से 25 गुना ज्यादा बड़ा है। अब आप इसमें देखेंगे, पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि इसका नाम, ये कोरोना, ये लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है, इससे इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इसमें स्पाइक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो प्रोटीन मटेरियल है, एक उठावदार प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे एक एरो के जरिए मैंने दिखाया हूं, तो उसको वो क्राउन लाइक यानी ताज की तरह से दिखता है। एक बादशाह का जो ताज होता है उस तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम कोरोना रखा गया है। तो ये एक्चुअल वर्ड कोरोनम है, ड्यू टू द स्पाइक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। और इसकी सब फैमिली, ये जो कोरोना वायरस है, ये ऑर्थोकोरोनाविरिनी है, और कोरोना विरिडी फैमिली से ये आता है। अब हम आगे और देखेंगे कि इसमें 4 किस्में हैं: अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस और गामा कोरोना वायरस। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आजकल लोगों के दिमाग में यह है कि सार्स कोवी जो 2002 या 2003 में जो आया था, वो वायरस और सार्स कोवी 2 वायरस, ये या अभी जो कोरोना वायरस है, ये एक ही है। नहीं दोस्तों, सार्स कोवी और मार्स कोवी यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये बीटा कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और अभी जो पैंडेमिक हमारे पास चल रहा है, अभी जो वबा हमारे पास चल रही है, वो नोवेल कोरोना वायरस सार्स कोवी 2 इसको नाम दिया गया है। अभी फिर से आपको मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूं, इसमें ये स्पाइक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स है।
और इसमें और दूसरे किस्म की भी आरएनए प्रोटीन्स वगैरह दिखाए जाते हैं। तो ये हमारे बॉडी में एंट्री इसकी कैसी होती है, इस वायरस की मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कि हमारे बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं और वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर को अटैच होने के बाद ये वायरस स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के जरिए इन रिसेप्टर को अटैच होता है और हमारे बॉडी के अंदर एंट्री पाता है। दोस्तों सार्स कोवी-2 वायरस मैंने जैसे बताया कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स इसका वायरस अटैच होता है और हमारे बॉडी के अंदर जो तो उसको एंट्री मिलती है। अब ये किन किन जगह पे ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये तो फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स, यूसोफेगस, उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, हमारे किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो पहला ये दूसरा मिथ मैं आपके पास यहाँ लूंगा कि बहुत सी सोशल मीडिया पे ये मैसेज वायरल हुआ कि ये वायरस 3 से 4 दिन तक आपके गले में रहता है और आप अगर गरारे करते हो और ये वायरस निकल जाता है। दोस्तों ये सही नहीं है। फैक्ट ये है कि ये वायरस आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इतने सारे एल्वियोलर को अटैच होने के बाद ये वायरस आपके बॉडी से नहीं निकलेगा। एक बार अगर बॉडी में आप एंट्री हो गई है तो ये नहीं निकलेगा। हाँ, अगर आपको नमक के पानी के गरारे का फायदा, हाँ, अगर कोई वायरल बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस है, गले में थोड़ी बहुत खराश है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है अदर देन कोविड-19, तो ये जरूर इसमें मुफीद साबित होगा। लेकिन सार्स कोवी-2 वायरस ये गले में रहता है और 3-4 दिन के बाद ये निकल जाता है गरारे से, ये सच नहीं है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि इसमें सस्पेक्टेड केस किसको कहेंगे, कि किस इंसान की हम इसमें जांच करें। तो उसमें एक मरीज जो तो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो शॉर्ट ड्यूरेशन से है, अभी एकदम से उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम शुरू हो गए हैं, सडन ऑनसेट, और वो सडन ऑनसेट उसमें और कोई सिम्टम्स यानी कि एटलीस्ट एक और सिम्टम्स, कफ, खांसी आना, बुखार आना या सांस लेने में तकलीफ होना, या ये चीजें अगर दूसरी कोई इटियोलॉजी नहीं है और उस इंसान ने अगर इन 14 दिनों में बैरूनी मुल्क का सफर किया है, तो आप ऐसे मरीजों में ये जांच कर सकते हैं, वो सस्पेक्टेड केस माना जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया, एक पेशेंट है एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जिसमें हम मान रहे हैं और वो क्लोज कॉन्टैक्ट है एक कंफर्म कोविड-19 पेशेंट का, जो कि लैब कंफर्म है, लैबोरेटरी का रिपोर्ट उसका पॉजिटिव है। ऐसे पेशेंट में आपका संपर्क आया हो पिछले 14 दिनों में, तो आपको एक कोविड सस्पेक्ट माना जाएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे, पेशेंट विद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। दोस्तों ये कुछ और बीमारी नहीं है, सारी के नाम से आजकल बहुत मशहूर हुआ लफ्ज है, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कह सकते हो या इलनेस भी कह सकते हो। तो ये जो सारी टर्म है, ये कोई बीमारी अलग से कोई बीमारी नहीं है, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जैसे अगर कोई आदमी को, किसी शख्स को बुखार आता है या फीवर होता है, तो बुखार आना एक बीमारी नहीं है, लेकिन हम उस मरीज के लिए जांच करते हैं जैसे टाइफाइड, मलेरिया और दूसरी जांचें। तो वैसे ही ये सारी एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। इसमें ये हो सकता है कि अगर 15 साल की उम्र से ज्यादा किसी इंसान को बुखार है और उसको ये इन दोनों में से और भी कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि खांसी, बुखार और सांस लगना, और उस व्यक्ति को ये सारी चीजें, सारी निशानियां 10 दिनों के अंदर है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है और उसको दूसरी कोई बीमारियां नहीं है, तो ये सारी या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि सारी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि राइनो वायरस, एडिनो वायरस और दूसरे और HPMV ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है, तो ये इसके जरिए भी हो सकता है। तो ये चीजें गौरतलब है। और दूसरी चीज, इसमें एक केस फॉर हुम टेस्टिंग फॉर कोविड-19 इज इनकंक्लूसिव, कि जिस व्यक्ति में टेस्ट कुछ पॉजिटिव या निगेटिव नहीं आया है, ऐसे केसेस को आप कोविड-19 का सस्पेक्ट मान सकते हो।
अब कंफर्म केस किसे कहा जाएगा? कंफर्म केस उस व्यक्ति को कहा जाएगा, उस आदमी को कहा जाएगा कि जिसमें लैबोरेटरी कंफर्मेशन आ चुका है, उसमें वायरस पाया गया है और वो पॉजिटिव है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स। उसके साइंस कुछ भी हो, सिम्टम्स कुछ भी हो, लेकिन उसका लैब रिपोर्ट जब पॉजिटिव आया है, ऐसे व्यक्ति को हम कंफर्म केस कहेंगे। अब ये सार्स कोविड-2 वायरस यानी कोरोना वायरस कैसे आया, कैसे कहां पर ये पाया गया? तो ये वुहान, चाइना के वुहान शहर में हुबई प्रोविंस है, हुबई इलाका है, वहां से ये पाया गया। और सी फूड मार्केट में जहां पर जिंदा चूहे, सांप और दूसरे प्रकार के, दूसरे किस्म के जो है तो एनिमल्स बेचे जाते थे, खरीदो फरोख्त वहां पर होती थी, इस जगह पे ये यहाँ से यहाँ इसका फैलाव हुआ। तो पहले तो ये सोच थी एक्सपर्ट्स की कि ये सांपों के जरिए फैला। बाद में ऐसा पाया गया कि इसकी जो सिमिलरिटी है, जेनेटिक सिमिलरिटी बैट्स की तरह है। तो अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये बैट से फैला है या पेंगोलिन नाम का कोई एक जानवर है उससे फैला है। अब हम चलते हैं एक दूसरी स्लाइड की ओर। इसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आपको बीच में दिख रहा है। ये 2002-2003 में ये बीमारी चाइना से शुरू हुई और इसमें काफी जाने भी गई। 2012 के अंदर सऊदी अरेबिया में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम शुरू हुआ और इसमें भी काफी सारी जाने गई। अभी जो 2020 के अंदर हम जो पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, यहाँ पे गौरतलब ये है कि एपिडेमिक, 2-3 लफ्ज ऐसे हैं कि एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक। एंडेमिक वो बीमारी है दोस्तों कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में ये हमेशा आपको मौजूद रहेगी, ये साल भर आपको ये बीमारी वहां पर मिलेगी, उसको कहेंगे एंडेमिक। जैसे मलेरिया हमारे मुल्क के अंदर एंडेमिक है। दूसरा एपिडेमिक कहेंगे कि अगर कोई शहर, कोई बस्ती, अगर वहां पर कोई वबा फैलती हो या कोई साथ फैलती हो तो उसे हम कहेंगे एपिडेमिक, यानी एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर शहर। लेकिन जब दुनिया के बहुत सारे मुल्क एट ए टाइम और बहुत सारे मुल्कों के अलग अलग जो है तो कंटिनेंट्स इसमें पाए जाते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कहेंगे पैंडेमिक। तो ये पहले शुरू हुआ दिसंबर में 2019 में वुहान सिटी चाइना में। तो हुआ यूं था कि 2019 दिसंबर में अनएक्सप्लेन निमोनिया के केसेस वुहान सिटी में ज्यादा मिलने शुरू हो गए थे और उसमें पता नहीं चल पा रहा था कि ये जो निमोनिया है इसकी वजह क्या है। तो 31 दिसंबर 2019 में चाइना ने फर्स्ट टाइम WHO को ये रिपोर्ट किया। इसके बाद ये सारी दुनिया में ये धीरे धीरे करते ये बीमारी फैलते गई, ये वबा फैलते गई। अब देखना गौरतलब ये है कि सार्स कोविड-2 मैंने आपको सार्स जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दिखाया है, इसमें ये कहां से ह्यूमंस में आया, कहां से इंसानों में आया? तो ये सिवेट कैट नाम के एनिमल के अंदर से इंसानों के अंदर फैल गया। सिवेट कैट अगर आप देखोगे कि तो ये मिनी डायनासोर जैसा दिखने वाला एक एनिमल है, इसको मिनी डायनासोर भी कह सकते हैं आप। तो ये मिनिएचर ऑफ डायनासोर है। तो ये सिवेट कैट के जरिए ये इंसानों में आया और ये पूरी दुनिया में ये उस पर्टिकुलर चाइना के कंटिनेंट में फैला। दूसरी बीमारी है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये कैमल्स यानी ऊंटों के जरिए इंसानों में आई और सऊदी अरब के अंदर अलग अलग जगहों पे फैली और उससे मौतें भी हुई। कोविड-19 जैसे कि हमने बताया कि ये अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये बैट से आया है या पेंगोलिन नाम के एनिमल से आया है, लेकिन कोविड-19 वायरस ये नोवेल कोरोना वायरस से जाना जाता है। अभी मैं आपके सामने पूरे दुनिया के हालात इन शॉर्ट रखने वाला हूं। इसको बताने का मकसद किसी को डराना नहीं है दोस्तों, लेकिन जो भी हम एहतियाती तदाबीर, एहतियात और प्रिकॉशन हम ले रहे हैं और जो लोग नहीं ले रहे हैं या जो लोग सीरियसली लाइटली इस बीमारी को ले रहे हैं, वो जरा इसको देख ले। दुनिया भर के अंदर 210 कंट्री इससे अफेक्ट हो चुके हैं। 24,60,792 लोग इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं और इससे रिकवर भी होने वालों की तादाद आप इसमें देख सकते हैं। ये कल के न्यूज़पेपर के, कल के अखबार की खबर है। तो इससे हमें यही चाहा जा रहा है कि इससे पैनिक भी नहीं होना है और इसका दिल में डर भी नहीं रहना है। हमको एहतियात करते रहना है और इसको हमें लाइट भी नहीं लेना है दोस्तों।
अब अगला स्लाइड मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंक्यूबेशन पीरियड, जब कभी भी ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होता है उसके बाद कितने दिनों के अंदर सिम्टम्स यानी निशानियां हमारे जिस्म के अंदर पाई जाती है, तो उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का, इस बीमारी का 2 से 14 दिनों का है। और रिप्रोडक्टिव नंबर्स यानी ये कितने तेजी से ये जो है तो डिवाइड ये होता है, मल्टीप्लाई होता है और कितने तेजी से फैलता है, इसको R0 नंबर भी कहा जाता है, कि द नंबर ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन जनरेटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, कि जो अगर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, इन्फेक्टेड आदमी है, वो कितने और लोगों को ये इन्फेक्शन फैलाएगा। तो ये इसका रेट 2 से 2.5 है, ये इतने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के मुकाबले में काफी ज्यादा है। अभी बात करते हैं प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन की, यानी इस टर्मिनोलॉजी का मतलब यही है दोस्तों कि सिम्टम्स यानी निशानियां शुरू होने से पहले एक मरीज कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और कितने पीरियड तक कर सकता है, तो ये कितने वक्फे तक। तो ये एक मरीज सिम्टम शुरू होने से पहले, ये 24 से 48 घंटे पहले ये वायरल ट्रांसमिशन या वायरल शेडिंग इसमें शुरू हो जाती है इसमें। और हालांकि मरीज एकदम तंदुरुस्त दिखता है या माइल्ड सिम्टम्स यानी बहुत कम सिम्टम्स पे नजर आते हैं, तो इसे कहेंगे प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि 24 से 48 घंटे तक देखा जा सकता है। एक स्टडी हुई है अभी इन दिनों में कि असिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन जाने जिसमें निशानियां नहीं है लेकिन फैलाव तो दिख रहा है, तो सिंगापुरियन क्लस्टर्स यानी सिंगापुर कंट्री में ये देखा गया कि 66% लोग ये असिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन इन्होंने किया था। और टियाजिन क्लस्टर यानी टियाजिन एक एरिया है जिसमें 77 यानी 77% लोगों ने ये प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन किया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर उम्र के बारे में हम बात करेंगे, एज जिसको कहा जाता है, कि अभी तक यही चर्चा है कि ये डिसीज, यह बीमारी कोविड-19 सिर्फ जो उम्र दराज हजरात है यानी ओल्ड एज इंडिविजुअल है इनको अफेक्ट करता है। ये सच नहीं है दोस्तों, यह बीमारी ये हर उम्र के अफराद में, हर उम्र के इंसानों में पाई जा रही है। और एक स्टडी हुई है जिसमें 21 से 55 की उम्र के लोगों का स्टडी किया गया, इसमें यह पाया गया कि 60% इंडिविजुअल आर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 21 to 50 यानी 21 से 50 के उम्र के लोग 60% पाए गए। तो ये कभी दिल में ना रखें। हाँ, एक बात जरूर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो उम्र दराज हजरात है, जिनकी उम्र ज्यादा है और उनको दूसरी कोमॉर्बिडिटी जैसे दूसरी बीमारियां हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, ऐसी और कोई बीमारियां जिनको है, हाँ, तो इनमें खतरा बिल्कुल होता है, ये बीमारी का खतरा होता है। लेकिन ऐसा कह देना कि ये यंग इंडिविजुअल में या जो जवान है उनमें नहीं होगा, ये बात गलत है। अब हम सिम्टम्स यानी निशानियों की बात करेंगे, तो कोरोना वायरस में दिखने वाले सिम्टम्स में सब में पहले फीवर हम बात करेंगे। तो फीवर यानी बुखार आना, ये 88% यानी 88% लोगों में, 88% लोगों में ये देखा गया है। तो 88% में ये देखा गया है। लेकिन इसके बारे में मैं बता दूं, एक चाइना के अंदर वुहान सिटी में ही ये स्टडी हुआ कि 44% ऐसे लोग थे कि जिनको बुखार ही नहीं आया। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि अगर बुखार नहीं है तो कोविड-19 नहीं है, ये नहीं है दोस्तों। इसमें अटिपिकल सिम्टम्स भी काफी सारे हैं और हर मरीज के अंदर ये बीमारी अलग तरह से भी प्रेजेंट कर सकती है। दूसरा इसमें सिम्टम्स है, दूसरी निशानियां ये है कि ड्राई कफ, सूखी खांसी आना, एकदम से शदीद सूखी खांसी आना, थकावट महसूस होना, बलगम आना और सांस लेने में तकलीफ होना। यहाँ पे मैं बता दूं कि फीवर, बुखार आना, सूखी खांसी आना और सांस लेने में तकलीफ होना या दम लगना, तो ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसके बाद बॉडी एक या मसल और ज्वाइंट पेन, गले में दर्द होना। गले में दर्द होना ये 13% लोगों में देखा गया है कि जैसे हम इसमें बात कर चुके हैं कि ये वायरस गले के अंदर रहता है, इसका जवाब भी मैं आपको दे चुका हूं। तो इसमें सर दर्द होना, जाड़ा बच के आना और अटिपिकल सिम्टम्स आप अगर देखेंगे तो बहुत से लोगों को इसमें डायरिया यानी लूज मोशन होना और उल्टी मचलाट होना, ये चीजें भी देखी गई है।
अब और दो चीजें यहाँ पर नीचे अटिपिकल सिम्टम्स मैंने लिखा हूँ कि एनोस्मिया, जब आपकी सूंघने की कैपेसिटी यानी खुशबू और बदबू पहचानने की सिफत नहीं रहती, उसे एनोस्मिया कहते हैं, लॉस ऑफ स्मेल कहते हैं। तो ये अटिपिकल सिम्टम्स अगर किसी को है और हो सकता है उसमें बुखार नहीं है, तो भी ये कोविड-19 सस्पेक्ट माना जाएगा। दूसरा अटिपिकल सिम्टम्स में है लॉस ऑफ टेस्ट, यानी जबान का मजा जाना। तो ये चीजें आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद निमोनिया होना, सेप्सिस होना, सेप्टिक शॉक के अंदर भी पेशेंट जाता है और इसमें फेफड़ों पे असर होता है, जिसको ARDS कहा जाता है। उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर में जाता है, यानी जिस्म के हर एक अज़ा पे ये असर होता है, इसको जो है तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर या डिसफंक्शन कहा जाता है। और किडनी फेलियर होता है, अलग अलग जो है तो अज़ाएं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बनाई गई स्लाइड है कि 80% लोग माइल्ड यानी कम, इनमें कम बीमारी दिखाई देती है और ये असिम्प्टोमेटिक होती है, यानी इसमें निशानियां नहीं होती, यह बहुत कम निशानियां होती है। ऐसे लोगों में ये लोग अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं या इनमें कोई एक्टिव या एग्रेसिव ट्रीटमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो हेड है उसमें सीवियर किस्म की बीमारी, ये 15% लोगों में पाई जाती है, इसमें आपको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा और बहुत अहम, ये क्रिटिकल, और ये 5% लोगों में पाई जाती है, इसमें आपको मरीज को वेंटिलेटर पे यानी आईसीयू में रखना पड़ सकता है, मरीज को वेंटिलेट करने की जरूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर पे लेना पड़ सकता है। ये सिर्फ लेकिन 5% लोगों में हो सकता है। तो आप ये यहाँ पे राहत वाली बात ये है कि 80% लोग इसमें माइल्ड यानी असिम्प्टोमेटिक होते हैं और वो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं इम्यूनिटी की वजह से। अब हम लेबोरेटरी टेस्टिंग किसका करेंगे? इसमें लेबोरेटरी टेस्टिंग हमने जैसे देखा कि जिसने बाहरी मुल्क का सफर किया है, इंटरनेशनल ट्रैवल 14 दिन के अंदर किया है, जो पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आया है, जो हेल्थ केयर वर्कर और ऑल सिम्प्टोमेटिक जिनमें निशानियां है, हेल्थ केयर वर्कर का मतलब डॉक्टर, नर्सेस और हॉस्पिटल में काम करने वाले अफराद और हॉस्पिटलाइज पेशेंट सारी, जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जैसे पेशेंट है, उनमें भी ये टेस्टिंग करना जरूरी है। अब जैसे कि असिम्प्टोमेटिक डायरेक्ट हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, इसमें हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि आप अगर पॉजिटिव मरीज की खिदमत कर रहे थे या आप उसके कांटेक्ट में आए और आपने प्रिकॉशन नहीं ली, जैसा एक डॉक्टर पॉजिटिव मरीज की खिदमत कर रहा था लेकिन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहना, या जो मरीज के रिश्तेदार हैं वो इस मरीज के कांटेक्ट में आए, बहुत करीब से आए, 3 फीट से भी ज्यादा करीब से आए, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, या किसी बॉडी फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड का मतलब है पेशाब यानी मल मूत्र के कांटेक्ट में ये लोग आते हैं, कपड़ों के कांटेक्ट में आते हैं, लिनन के कांटेक्ट में आते हैं, इनको हाई रिस्क कांटेक्ट माना जाएगा और इनका टेस्टिंग भी करना जरूरी है दोस्तों। अब इसमें किए जाने वाली 2 टेस्ट है, 2 जांचें हैं। एक है RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, अगर आप स्टैंडर्ड की बात करें तो इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये 7 दिनों के अंदर अगर किया जाता है तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसकी सेंसिटिविटी अच्छी है। और इसमें 2 किस्म के स्वैब लिए जाते हैं दोस्तों। एक होता है नेजोफेरेंजियल यानी नाक के जरिए, आपको ये देखना होता है कि कौन से नाक से जो है तो सैंपल लेना है, 2 नाक के नथुनों में से या नॉस्ट्रिल में से, एक नॉस्ट्रिल में से आप सैंपल लेंगे, दूसरा सैंपल लेंगे आप ओरोफेरेंजियल यानी मुंह से। अगर आप कहेंगे कि हम सिर्फ ओरोफेरेंजियल सैंपल लेंगे या लेना चाहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ओरोफेरेंजियल सैंपल का सेंसिटिविटी 32% है, यानी 32% ही उसका सेंसिटिविटी है। और नेजोफेरेंजियल स्वैब का सेंसिटिविटी अगर आप देखेंगे तो उसका 63% यानी 63% उसकी एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी है और उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो ये टेस्ट का रिजल्ट आपको 1 दिन के अंदर मिल जाएगा और ये सभी कोविड-19 हॉस्पिटल में उपलब्ध है और वहां पे मुहैया कराया जाता है। अब दूसरा टेस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट या किट टेस्ट, ये रैपिड टेस्ट भी इसको हम बोलेंगे, कि
इसके इन दोनों टेस्टों के लिए आपको टाइमलाइन ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन ये ध्यान में रखना है। तो एंटीबॉडीज कौन से है, आईजीएम है, आईजीजी है, ये एंटीबॉडीज है। तो आईजीएम ये 7 दिन के बाद आना जिस्म में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर। आईजीजी 14 डेज के बाद या 14 डेज को शुरू हो जाते हैं हमारे जिस्म में बनना। तो ये टेस्ट ये कोई क्लस्टर सेटिंग्स है या कहाँ जहाँ पे रेड जोन या क्लस्टर है, बड़े बड़े क्लस्टर आपको है और आपको फास्ट टेस्टिंग करना है, तो ऐसी जगह में आपको ये बिल्कुल मददगार साबित होता है और ये फास्ट है, ये मिनटों में आपको रिजल्ट दे देता है। लेकिन आरटीपीसीआर का ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इसके बाद भी आपको अगर करना है क्रॉस चेक तो आरटीपीसीआर से ही करना पड़ता है और आरटीपीसीआर को गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है आईजीएम, आईजीजी और एक कंट्रोल लाइन है। ये कंट्रोल लाइन तो हमेशा यहाँ पे दिखना ही चाहिए। ये कंट्रोल लाइन के बाद आईजीएम आपको दिखेगा जब ये पेशेंट इज इन अर्ली फेज ऑफ इन्फेक्शन, यानी जब शुरुआती दौर में मरीज है तो ये आईजीएम वाली लाइन आपको पॉजिटिव आएगी, यानी सी और एम में लकीर आपको दिखाई देगी। और आईजीजी और आईजीएम दोनों भी पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब यह है कि मरीज को एक्टिव फेज है, अभी बीमारी एक्टिव है या ये मरीज रिकवर हो रहा है, यानी ये तीनों भी लाइन आएंगी। एक कंट्रोल की लाइन तो हमेशा आना जरूरी है, अगर कंट्रोल की लाइन इसमें नहीं आती है तो ये टेस्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तीसरा, आईजीजी अगर पॉजिटिव है और आईजीएम नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि लेट फेज ऑफ इन्फेक्शन है, और या इसका मतलब ये हो सकता है कि मरीज को ये बीमारी हो चुकी है और मरीज अच्छा हो चुका है, इससे ये भी माना जा सकता है, या ये लेट फेज है इन्फेक्शन का। अब इसके अलावा हम और कौन सी जांचें इसमें कर सकते हैं, तो खून की जांच हम इसमें कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट हम इसमें कर सकते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में आप अगर देखें तो कुछ चीजें बढ़ेगी और कुछ चीजें कम होगी, जैसे कि WBC जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल है, जो सफेद पेशी जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें बढ़ेगी, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और जो न्यूट्रोफिल है, अगर जो दूसरे टाइप्स के सेल हम देखेंगे तो इसमें न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, बेसोफिल है, इओसिनोफिल, ये 4 सेल्स अलग अलग किस्म के होते हैं। तो इसमें न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ेंगे तो इसको न्यूट्रोफिलिया कहेंगे, और लिम्फोसाइट इसमें कम होंगे तो इसको लिम्फोपेनिया कहा जाता है। ये बहुत कॉमनली ये सिम्टम भी आजकल देखने को मिल सकता है प्लेटलेट व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ने के साथ साथ। अब दूसरी चीज, इसमें आपके लीवर के एंजाइम यहाँ पे दिख रहे हैं, लीवर एंजाइम, और आपके किडनी के टेस्ट इसमें बढ़कर आ सकते हैं। दूसरा, इसमें डी डाइमर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो बढ़ के आएगा, और प्रोकैल्सिटोनिन लेवल जो कि हम सेप्सिस में देखते हैं, वो प्रोकैल्सिटोनिन लेवल ये इसमें अगर मरीज सेप्सिस में है तो ये भी इसमें लेवल बढ़ के आएगा। दोस्तों, इस कोविड-19 बीमारी का इलाज के बारे में हम बात करेंगे, तो इसकी आज के घड़ी में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में आप दे सकते हो, ऑक्सीजन सपोर्ट, कि जैसे कि मैंने बताया कि जो 15% लोग होते हैं उनको आप ऑक्सीजन दे सकते हो, या कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट। तो कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट यानी जिसको फ्लूइड की जरूरत है या आईवी फ्लूइड सलाइन वगैरह देने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे मरीज में आप बिल्कुल इसको दे सकते हैं। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट यानी मरीज को अगर बुखार है तो बिल्कुल आप पैरासीटामोल दीजिए, और सपोर्टिव जो भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं फ्लूइड मैनेजमेंट, ये इसमें कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे इंसेंट के अंदर आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसपे लिखा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गोलियों के बारे में काफी मार्केट में चर्चा है, बाजारों में चर्चा है, लोगों के अंदर इसकी ये गोली पाने के लिए बहुत सारा जद्दोजहद शुरू है कि ये कहीं से ये गोली हमको मिल जाए। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये कंफर्म इसका इलाज नहीं है। ये आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जानिब से एक एडवाइजरी जारी है, इसमें कहा गया है कि जो डॉक्टर्स या जो हेल्थ केयर वर्कर्स पॉजिटिव मरीज के खिदमत में है, या जो इंसान पॉजिटिव मरीज के कांटेक्ट में आता है, ऐसे इंसानों में ऐसे लोगों में ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया जाता है। इसमें बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। इसके साइड इफेक्ट्स में जैसे रेटाइनल टॉक्सिसिटी हो सकती है,
आपका क्यूटीसी इंटरवल, यानी आपको ये दवाई शुरू करने से पहले आपका ईसीजी होना जरूरी है, और आप एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके ही शुरू कर सकते हैं। बिना एक्सपर्ट के ओपिनियन के आप बिल्कुल इसे ना शुरू करें, अपने दिल से इसे बिल्कुल ना खाएं। ये एक मिथ, ये फैक्ट है, और ये मैं इसे यहाँ पर ही क्लियर कर रहा हूँ। तो इसका डोज अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर वर्कर में हम देते हैं पहले दिन इसको 400 मिलीग्राम दो बार पहले दिन, उसके बाद ये 400 मिलीग्राम हम देते हैं 7 हफ्तों तक। तो आने वाले हफ्ते उसको 7 हफ्ते इसको 400 मिलीग्राम देना जाता है। और जो आम लोग हैं इनमें 400 mg बीडी यानी 2 टाइम पहले दिन, उसके बाद 3 हफ्तों तक, ये एक ही बार एक हफ्ते में एक बार लेना है 3 हफ्तों तक। तो इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन, या आप उसके साथ साथ कोई दवाई और ले रहे हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन है या दूसरा कोई एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर है, तो ये और ज्यादा आपका क्यूटीसी इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगा, यानी आपकी दिल की धड़कन को जो है तो इरेगुलर करेगा, और ये इरेगुलर धड़कन आपका जो है तो मुसीबत बन सकती है। इसलिए इसे बिना एक्सपर्ट के ओपिनियन के लेना ये सही नहीं है। अब इसमें एम्पेरिकल एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी लिखा गया है, जो कि बहुत से ओजेल्टामाविर है, रेमडेसिविर का रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन ये अलग अलग केसेस में अलग अलग डिपेंड करता है। तो ये इसमें आज के डेट में कोई ऐसे फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अब वैक्सीन की बात करें तो आज के बहुत से लोगों का मानना है कि इस बीमारी का वैक्सीन आ चुका है। इस बीमारी का आज के डेट में टिल टुडे अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं आया है। हाँ, ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि 20 वैक्सीन अभी पाइपलाइन में है, और इसके लिए भी बहुत जो है तो बहुत इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। वैक्सीन कोई भी बीमारी का इतने जल्दी नहीं आता है, एक मिथ यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब भी कोई बीमारी या वायरल इलनेस आता है तो इसको सालों भी लग सकते हैं वायरस जो वैक्सीन बनने में। तो ये चीजों का ख्याल रखें। ये स्लाइड के अंदर मैं यही बताऊंगा कि क्लोरोक्विन का स्टॉक यानी स्टोरेज करने से बचें, और जब भी आपको क्लोरोक्विन लेना है, या अगर आपको एक्सपर्ट बोलते हैं आपका ईसीजी करने के बाद या फिजिशियन के ओपिनियन से आप इसको लीजिए, अपने दिल से इसका सेवन करना बिल्कुल जायज नहीं है या दुरुस्त नहीं है। अब इस बीमारी का फैलाव कैसे होता है हम ये देखेंगे कि इस बीमारी का फैलाव ये जो है तो छोटे छोटे जर्रे यानी ड्रॉपलेट्स जिसको हम कहेंगे उससे होता है। तो ये कब हवा में आते हैं, या हवा में हम जब खांसी करते हैं, छींकते हैं, या जोर से बात करते हैं, या चिल्लाते हैं, या हंसते हैं, इन जरिए से ये छोटे छोटे जर्रे निकलते हैं, ड्रॉपलेट निकलते हैं, और इससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ पे मैं ट्रांसमिशन का एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इसमें लार्ज ड्रॉपलेट है यानी बड़े जर्रे, और छोटे जर्रे। तो ये बड़े जर्रे इसका मतलब है कि ये 5 माइक्रोन से बड़े होते हैं, और छोटे जर्रे यानी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ये छोटे, ये 5 माइक्रोन से छोटे होते हैं। ये ड्रॉपलेट न्यूक्लिया बनते हैं आगे जाके। तो जब भी 5 माइक्रोन से बड़े जर्रे होते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी मरीज खांसी करेगा, छींकेगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आके जमीन पे सेटल हो जाएंगे, जैसे कि आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। तो 3 मीटर का डिस्टेंस, 1 मीटर या 3 फीट का डिस्टेंस जो बताया गया है ये इसीलिए है कि ये दूसरे जो मरीज दूसरे कांटेक्ट के पहले जाने से पहले ये जमीन पर आ जाएगा। दूसरा, जो जर्रे इसके आगे जाते हैं या जो बड़े होते हैं लार्ज ड्रॉपलेट, वो अलग अलग सरफेस पे कांटेक्ट पे बैठ जाते हैं, और जब भी कोई उस पे मरीज हाथ लगाएगा और वो मुंह को हाथ लगाएगा तो ये फैलाव होता है। तो ये फोमाइट रूट है। तो अब ये इसमें हमको देखना है कि जब भी मरीज खांसता है तो इस तरीके का फवारा उसके मुंह से उड़ता है, या छींकता है तो एक फवारा उड़ता है। तो जब खांसी मरीज करेगा तो एक 1 बाउट ऑफ कफ यानी एक फवारे में 3000 ड्रॉपलेट न्यूक्लिया पाए जाते हैं, और जिनकी कैपेसिटी होती है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये सफर कर सकते हैं खांसी के ड्रॉपलेट। और जब भी मरीज छींकेगा तो एक छींक के फवारे के अंदर 40,000 ड्रॉपलेट निकलते हैं एक छींक के अंदर, और इनकी कैपेसिटी होती है, इनकी कुवत होती है, ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। अब हम इसमें देखा, गौरतलब बात यह है कि एक ड्रॉपलेट न्यूक्लिया में 1 से 3 AFB यानी एसिड फास्ट बेसिलाई यानी टीबी के भी जरासीम पाए जा सकते हैं अगर मरीज को टीबी है तो ये इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर दिखाने का मकसद है। दोस्तों,
अब हम कहते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए 1 मीटर या 3 फीट। अब यही अगर आप सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल यूएसए का मानेंगे तो उनका कहना है कि 2 मीटर यानी 6 फीट आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन मैं एक जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर लीडिया के हवाले से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, इन्होंने रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया है जिसका रिजल्ट आप देख रहे हो कि एक छींक का फव्वारा 8 मीटर तक जा सकता है। तो आपको इस स्लाइड से ये पता चल जाएगा कि आपको कितना एहतियात करने की जरूरत है और एक दूसरे से कितना एहतियात और कितना डिस्टेंस रखने की जरूरत है, ये इस स्लाइड से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, शहरों में छाया हुआ सन्नाटा, रोडों पे छाई हुई खामोशी, ये कुछ वजह से है। ये इसका ऐसा नहीं है कि ये बिला वजह हम पर कोई लॉकडाउन है, लेकिन इसकी वजह मैं आपको अगले स्लाइड्स में बताऊंगा कि अगर एक मरीज जो कोविड-19 पॉजिटिव है और आप अगर ये लॉकडाउन नहीं करोगे और ये कोविड-19 पेशेंट ऐसे ही समाज के अंदर ऐसे ही 30 दिन तक अगर भटकता रहा, 30 दिन तक घूमता रहा, तो उसमें इतनी कुव्वत है कि ये 406 नए मरीजों को ये जन्म दे सकता है। ये 406 मरीज इससे और नए पैदा हो सकते हैं। ये रिसेंट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ये स्टडी है। और हम ये टीबी के अंदर ये माना जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, कि एक जो टीबी का मरीज है उसको ओपन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो उसका एक पोटेंशियल है कि वो एक मरीज 1 से 15 मरीजों को जो है तो इन्फेक्ट कर सकता है, नॉर्मल इंसानों को वो इन्फेक्ट कर सकता है। यहाँ पे कोविड-19 की जो है तो इन्फेक्टिविटी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये लॉकडाउन का मकसद है। लॉकडाउन हमको नहीं तोड़ना है, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हमको नहीं करना है। ये स्लाइड के जरिए देखा जा रहा है। अभी बहुत सी मिथ्स और फैक्ट्स है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, लेकिन ये कोविड-19 डोंट डिस्क्रिमिनेट, यानी ये किसी में भी फर्क महसूस नहीं करता, फर्क नहीं करता। और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के इक्वली या कई कम ज्यादा ये दुनिया में देखा जा रहा है। तो ये कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है ये बीमारी। अब हम इससे बचे कैसे दोस्तों? तो इसके लिए मास्क है, इसका बचाव का तरीका है मास्क। तो सर्जिकल मास्क में पहले आता है सिंगल लेयर सर्जिकल मास्क, ये फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। और सर्जिकल मास्क में दूसरी किस्म है ये ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क। तो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क में आपको 3 लेयर होते हैं। ये एक अंदर वाला हिस्सा ये एब्सॉर्बन, जैसे आपका थूक वगैरह जो है तो ये सोख लेगा। एक बीच में वाला लेयर, एक आउटर लेयर, यानी 3 इसके लेयर, 3 परत इसके होते हैं। अब इसका वजह क्या है? सर्जिकल मास्क यानी ये है, इसमें सर्जन जो भी ऑपरेटिव सर्जन है, ये जब भी इनका आपको जो खांसी या सर्दी है, आपके ड्रॉपलेट ये एनवायरनमेंट में ना जाए, हवा में न जाए, इसके लिए है, आपका बचाव करने के लिए नहीं है। यानी आपको अगर सिम्टम्स है, निशानियां है बीमारी की, सर्दी खांसी है, तो आपके जरासीम बाहर ना निकले और आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, ये सर्जिकल मास्क में यहाँ पे है। ये ट्रिपल लेयर होता है, ये यूएस FDA अप्रूव्ड होता है। अब अगर आप मास्क यूज करोगे और नहीं करोगे तो इसमें आपको फर्क समझ में आएगा कि ये एक आदमी छींक रहा है विदाउट मास्क और एक आदमी मास्क के साथ छींक रहा है, तो कितने ड्रॉपलेट न्यूक्लियर यानी कितने जर्रे आप कितने फिल्टर कर रहे हो, और ये कितने हवा में जाने से और दूसरे इंसानों को आप कितने दूसरे इंसानों को बचा रहे हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों रेस्पिरेटर मास्क, यानी अलग अलग किस्म के, जिसका बहुत फैड है, जिसके लिए लोगों में बहुत कंपटीशन है, जद्दोजहद है कि जिसको पाने के लिए आम पब्लिक, आम जनता, समाज में हर कोई चाहता है कि मुझे N95 मास्क मिले। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर करा दूं, इसके साथ जब मैं खत्म करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर्जिकल मास्क और N95 मास्क ये सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, इनके लिए है जो कि डायरेक्टली पेशेंट केयर में, पेशेंट की ख्याल रखने में ये तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब बहुत से सर्जिकल मास्क और N95 मास्क ऐसे हैं कि जो सब स्टैंडर्ड है, वो बाजार में आ चुके हैं और बाजार में होने की जो है तो पॉसिबिलिटी आप डिनाई नहीं कर सकते। डुप्लीकेट मास्क भी इसको कहा जा सकता है। तो आपका मास्क ये जेन्युइन है, N95 आप मास्क बोल रहे हैं ये जेन्युइन है, कैसे समझेंगे? तो इस पे आप देखेंगे ये
मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ, N95 इस पर लिखा हुआ होगा। दूसरा, ये इस पर टीसी नंबर लिखा हुआ होगा, और तीसरा इसमें लॉट नंबर आपका लिखा होगा 8210, ये लॉट नंबर है। टीसी नंबर यहाँ पर दिख रहा है, N95 लिखा हुआ दिख रहा है। अब इसकी कैपेसिटी, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, रेस्पिरेटर मास यानी N95 की मैं बात कर रहा हूँ। N95 यानी ये 95%, 95% तक ये जो छोटे जरासीम है, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, इनको जो है तो रोकथाम इनकी कर सकता है, फिल्टर कर सकता है, वो भी 0.3 माइक्रोन से ज्यादा जरूरत की। तो इसके लिए इसका नाम N95 रखा गया है, और ये नियोश अप्रूव्ड है। जब भी आप मास्क खरीदे तो ये नियोश का साइन यहाँ पर जरूर देखिए, N95 मास्क। तो ये नियोश है क्या? ये नियोश सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, यूएसए, अमेरिका का एक पार्ट है, जिसका लॉन्ग फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो आप अगर कभी भी कोई मार्केट से मास्क खरीदते हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मेरी यहाँ पर गुजारिश है, तो आप ये नियोश का साइन देखिए। अगर आप कोई नए कंपनी का मास्क लेते हो तो इसके आप वेबसाइट, नियोश की वेबसाइट पे जाए और वहां पे लिस्ट ऑफ नियोश अप्रूव्ड इक्विपमेंट जरूर देखें, उसके बाद ही खरीदे। मुझे लगता है कि इस स्लाइड में आपको काफी क्लियर हो चुका होगा N95 मास्क ओरिजिनल है, ये कैसे पहचानिए। तो अब ये कब इस्तेमाल करना है दोस्तों? तो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको कब इस्तेमाल करेंगे? जब कभी भी कफ प्रोड्यूसिंग प्रोसीजर यानी एरोसॉल जनरेटिंग। तो एरोसॉल जनरेटिंग किसको कहेंगे? जब कभी भी हवा में ये छोटे जर्रे आने के चांसेस है, जैसे मरीज खांसी करता है, या अब कोई अगर कोविड-19 हॉस्पिटल में है और वहां पे पॉजिटिव पेशेंट है, तो ऐसे इस सिचुएशन में, ऐसे सेटिंग में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, ब्रोंकोस्कोपी यानी सांस की नालियों की किए जाने वाली दूरबीन से जांच, ऐसे वक्त में, क्योंकि ये जब भी नाक से दूरबीन जाएगी और ये मरीज को खांसी आएगी और ये बहुत जर्रे इसके निकलेगी। सक्शनिंग, स्पुटम इंडक्शन, जब कभी भी टीबी के मरीज को हमको बलगम नहीं आता है तो हम उसको भाप देके स्पुटम इंडक्शन कराते हैं, उसको स्पुटम इंडक्शन कहते हैं। ऐसे मरीजों में एरोसॉल जनरेट होने के खतरे बढ़ जाते हैं। और जब भी कभी भी हम नेजोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये स्वैब के टाइम वक्त में आपके जर्रे हवा में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, नेबुलाइजर ट्रीटमेंट, हम बच्चों को भी भाप वगैरह देते हैं, तो इस किस्म में भी हम एहतियात बरतें, और हमेशा भी जब भी बच्चों को भाप दे तो ये ट्यूब हमेशा अपने बच्चे की ट्यूब अलग रखें। दूसरा, एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर कम करने के लिए यहाँ पे ग्लास क्यूबिकल दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भी देखे गए हैं, और ये हमारे मुल्क में केरला के अंदर शुरू किया गया है। यहाँ पे इंसान जो सैंपल ले रहा है, सैंपल कलेक्ट कर रहा है, ये पहले नाक से लेगा, फिर ओरोफेरिंग से, यानी दो जगह से, मुंह से और नाक से, दोनों सैंपल बहुत जरूरी है। यहाँ से एक ग्लास क्यूबिकल यानी कांच के कैबिन से ये ले रहा है, तो इसको ये एरोसॉल जनरेटिंग यानी अगर मरीज खांसी भी करेगा तो ये बचा हुआ रहेगा। तो अभी मैंने आपको सर्जिकल मास्क बताया, इसके दो किस्में मैंने बताई, और ये तो सिंगल लेयर और एक ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क। इसके बाद में मैंने आपको N95 के बारे में बताया, इसमें कैसे सब स्टैंडर्ड यानी ओरिजिनल और कैसे डुप्लीकेट में फर्क कर सकते हैं ये भी बताया। अब इसमें रीयूज करना, N95 मास्क रीयूज करने का अभी तक गाइडलाइंस में नहीं था, लेकिन ये वबा को देखते हुए, पैंडेमिक को देखते हुए अभी कुछ गाइडलाइंस आ रही है। ये डॉक्टर सालवी के पेपर्स के मैं रेफरेंस से बात कर रहा हूं कि आप इसको एयर ड्राई कर सकते हैं। आपको, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, 4 से 5 आप N95 मास्क खरीद के रखिए, एक मास्क एक दिन यूज करिए, एक मास्क निकाल, अगर आप आते हो घर पे, एक मास्क उसको जो तो एनवेलप के अंदर ड्राई प्लेस यानी सूखी जगह पे रखिए, इसको आप दूसरी दिन दूसरा मास्क पहनिए। तो ये पहले दिन वाला मास्क आप चौथे या 5वें दिन इस्तेमाल कर सकते हो। 48 घंटे में ये मास्क बिल्कुल एयर ड्राई हो जाएगा, और 72 घंटे मतलब आवर्स के अंदर यानी 3 दिन में ये आप इसको रीयूज कर सकते हो। अब इसका दूसरा ये इलाज क्या है कि आप लोग इसको जो है तो वॉशिंग की परमिशन मांगते हैं कि N95 मास्क कैन बी वॉशेबल, तो इसको डिटर्जेंट से आप धोओगे या वॉश करोगे तो इट लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस, ये इसकी कैपेसिटी, इफेक्टिवनेस ये 20% से कम हो जाती है अगर आप इसको धोओगे N95 मास्क को। इसको अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज से भी आप इरेडिकेट नहीं कर सकते हो, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दूसरा, इसमें एक और तरीका ये है कि आप इसको हॉट एयर ओवन में आप इसको रख दीजिए, टंगा दीजिए, और इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चले जाएगा,
और उसको 30 मिनट तक आप रखोगे तो ये आपका मास्क स्टेरिलाइज हो जाएगा N95। तीसरा एक तरीका है कि प्रेशर कुकर में बिना पानी डाले आप 3 मिनट तक इसको ये करिए, हीट करिए, ये इसका टेम्परेचर 148 डिग्री सेंटीग्रेड के तक आसपास चला जाएगा, तो ये आप रीयूज कर सकते हो। चौथा या इसका आप ये कर सकते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आप इसको डीप करिए आधे घंटे तक इसको डीप करने के बाद ये आप यूज कर सकते हो। तो आप इसमें N95 मास्क पहनने वालों को एक सील चेक यानी फिट टेस्ट कैसे करना है, तो फिट टेस्ट आप ये इसमें फिगर में देख रहे हैं कि चेहरे पे आपके मास्क लगा हुआ है N95, आपको उसको दबाना है जहां से हवा लीक हो सकती है, और दबा के आपको पहले बाहर फूकना है। तो आप जब जैसे ही बाहर ब्लो करोगे, फूकोगे, तो ये थोड़ा सा बाहर की ओर निकलेगा ये ब्लो के साथ। तो ये फिट टेस्ट है। और एक नेगेटिव प्रेशर सील चेक है, यानी फिर से आपको ऐसे दबा के रखना है जहां से हवा लीक होने के चांसेस होते हैं, वहां पे आपको दबा के रखना है और सांस अंदर लेना है, तो ये थोड़ा सा पिचक जाएगा, इसको सील चेक कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो मेटल वाला हिस्सा है आपको ऊपर रखना है, इसके बैंड इसके पीछे से ऐसे होना चाहिए। ये मेटल वाला हिस्सा कभी भी ये करेक्ट और इनकरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बैंड हमेशा इस तरीके से नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए ऊपर और नीचे वाला हिस्सा। अब सर्जिकल मास्क और N95 मास्क का क्या डिफरेंस है कि सर्जिकल मास्क ये US FDA से अप्रूव्ड है और N95 मास्क ये NIOSH यानी CDC USA से अप्रूव्ड है। और सर्जिकल मास्क लूज फिटिंग होता है और N95 मास्क टाइट फिटिंग होता है, यहाँ से हवा लीक होने का चांसेस नहीं होते। फिट टेस्ट जो मैंने बताया है, ये फिट टेस्ट आप सिर्फ N95 में कर सकते हो, सील चेक भी उसमें कर सकते हो, और फिल्ट्रेशन एफिकेसी दोनों मास्क की हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अब जैसे कि कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसके चेहरे पे बाल है या बियर्ड या दाढ़ी है, उसमें ये N95 मास्क सुटेबल नहीं है, तो उसके लिए पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर यूज किया जाता है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है। एक समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूँ, और ये इसे PAR कहते हैं। तो रेस्पिरेटर्स में अब जो नाम जो डिजिट इस्तेमाल होते हैं, ये N मतलब क्या है, R मतलब क्या है और P मतलब क्या है। तो जब भी N है तो ये नो ऑयल रेजिस्टेंट, तो ये ऑयल के जितने भी तेल वाली चीजें हैं ये कभी भी इसको फिल्टर नहीं कर सकेगा N। R ये थोड़ा बहुत ऑयली चीजें फिल्टर कर सकता है, और P मतलब स्ट्रांगली ऑयल प्रूफ। तो P और R की जो भी सीरीज है ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे हम अलग अलग मास्क के फर्क देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि N95 की कितनी किस्में हैं। तो N99 है, N100 है और N95 है। N95 ऑयल छोड़कर सभी चीजों के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन देगा, जैसा बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, ये इन सब चीजों से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन ऑयली चीजों से नहीं मिलेगा। N99 में यही सब चीजें मिलेगी, ऑयली चीजें भी इसमें फिल्टर हो जाएगी, और इसकी एफिकेसी है 99%। N95 का एफिकेसी है 95%, इसीलिए इनको नाम इस तरीके से दिया गया है 95, 99। और N100 इसकी एफिकेसी है 99.97, यानी करीब करीब ये 100% तक जाता है। तो ये सभी फिल्टर करेगा, सिर्फ ये ऑयल भी फिल्टर कर सकता है। और दूसरा ये FFP1 है, ये फेशियल फिल्टरिंग पीस इसे कहा जाता है। तो ये इसमें 3 किस्में हैं, 1, 2 और 3। तो ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल इसमें यूज होता है। FFP2 का एफिशिएंसी और N95 ये इक्वल है, एक जैसे ही है। सिर्फ इतना देखने को आपको मिलेगा कि इसमें FFP1 का येलो बैंड होता है, 2 का ब्लू होता है और 3 का रेड होता है। अब दोस्तों बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। ये हो गए N95 और सर्जिकल मास्क, जो कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है। आम इंसान इसके पीछे ना पड़े और आम आदमी होममेड मास्क यानी क्लॉथ से बना हुआ, कपड़े से बना हुआ मास्क भी इस्तेमाल करें। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आप सब्जी मार्केट N95 मास्क पहन कर जाएंगे, तो दोस्तों ये N95 मास्क का आप शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हो मार्केट के अंदर। यानी शॉर्टेज क्रिएट करना, यानी अगर आप यूज करोगे तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं रहेगा, और फिर डॉक्टर्स आप लोगों का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप अगर घर में रह रहे हो और आप अगर हॉस्पिटल में नहीं हो या आप हाई रिस्क प्रोफेशन में नहीं हो, तो आप घरेलू मास्क इस्तेमाल करिए, कपड़े से बना हुआ मास्क इस्तेमाल करिए, इसका एफिकेसी बहुत अच्छा है। अभी आपने देखा होगा कि टीवी के ऊपर न्यूज चैनल पे आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी जी ने भी घरेलू मास्क इस्तेमाल किया। तो ये एक संदेश हमारे प्राइम मिनिस्टर देना चाहते हैं कि सभी जो घर पर रहने वाली व्यक्ति है वो घरेलू हाथ मतलब होममेड मास्क यूज करें। इसकी इफिशियंसी अच्छी है, आप इसको धो सकते हो रोज का रोज, इसको ये वॉशेबल है और ये ज्यादा दिन चलता है और इससे आपको डिसीज से प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। अब सीडीसी के हवाले से जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी ये बात कही है कि सबने मास्क यूज करना चाहिए। अब तक कि यह माना जा रहा था कि दोज हु आर सिम्टोमेटिक यानी जिसमें निशानियां है उसी व्यक्ति ने मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि सभी व्यक्ति अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व है, जो बीमारी की जो बीमार होने की क्षमता है तो वो ये फ्लैट करेगा और ये कम करेगा, मरीजों की संख्या बिल्कुल कम करेगा। जिन कंट्रीज ने, जिन देशों ने इसको अमल में लाया है वहां पे 10% से मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर, ये मृत्यु का प्रमाण कम हुआ है। तो अब इस स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि होममेड मास्क आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। ये हैंडकरचीफ के जरिए भी, उसको आप हैंडकरचीफ लीजिए, इस तरीके से फोल्ड करिए, ये 2 रबर बैंड आप लीजिए, एक सिरे पे एक रबर बैंड लगाइए और दूसरे सिरे पे दूसरा रबर बैंड लगाइए। इस मास्क का फायदा ये है कि आप इसको रोज के रोज धो सकते हो, इसमें आपका कॉस्ट कटिंग होता है, इसमें गैर जरूरी आपका पैसा खर्च नहीं होता। N95 मास्क महंगा है, सर्जिकल मास्क महंगा है। आप अगर आप घर में रहते हो तो आप बिल्कुल इसके पीछे ना पड़े और होममेड मास्क इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपका होममेड मास्क इस्तेमाल के लिए तैयार है और ये काफी ठीक है और ये आपको जरूर इन्फेक्शन से बचाएगा। अब इसमें देखना ये है कि होममेड मास्क या मास्क पहनना या ना पहनना, इसमें जिन जिन मुल्कों में ये पहले से कल्चर है कि जो मुल्क पहले से मास्क पहनते थे उनमें आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि मरीजों की तादाद कम है, और जो मुल्कों में कल्चर नहीं है मास्क पहनने का, जैसे जो मुल्क सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गए, इनमें पहले से ट्रेडिशन है, कल्चर है, ये लोग मास्क पहनते हैं, तो इनमें कम दिखाई गई है। इसमें जो है तो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व भी आपको जल्दी मिला है, मॉर्टेलिटी रेट कम है और नंबर ऑफ केसेस भी आपको कम मिले हैं। ये एक पेपर है, इसके रेफरेंस से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि N95 की इफिकेसी यानी इसकी कार्य क्षमता, फिल्ट्रेशन पावर कितना है, तो ये 99% है। अगर आपने पहना है तो आपको 99% आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। आपने अगर सर्जिकल मास्क पहना है तो ये 75% यानी 75% आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको बचाएगा। वैसे आपने कपड़े का बना हुआ घरेलू मास्क अगर आप पहनते हो तो 67% यानी 66% आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आप इन्फेक्शन से बचे रहोगे। आप दोनों फिगर को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, दोनों फिगर में फर्क देख सकते हैं कि ये सर्जिकल मास्क और क्लॉथ मास्क की एफिकेसी यानी बचाने की क्षमता ये एक ही है दोस्तों। अब इससे आपको दूसरे लोगों को कितना इन्फेक्शन पहुंचा सकते हो, ये N95 में 30% है, वो सर्जिकल मास्क में 30 से 50% है, लेकिन और क्लॉथ मास्क में ये यहाँ पर दिया गया आंकड़ा है। लेकिन इस स्लाइड में यही ध्यान में रखना है कि क्लॉथ मास्क की एफिकेसी यानी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ये 67% यानी ये बहुत अच्छी है। अब इसको कैसे पहना जाए ये मास्क को, सर्जिकल मास्क आप अगर डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मैंने जैसे बताया, तो अभी आपको हाथ धोना, ये 2 चीजें मैं एट ए टाइम आपको यहाँ इसमें दिखा दूंगा कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपको ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी 60% अल्कोहल की जो बात हो रही है, इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 60% अल्कोहल इसमें हैंड सैनिटाइजर में होना जरूरी है। अब इसमें और एक गौरतलब बात है कि N95 सर्जिकल मास्क और सैनिटाइजर में गैर जरूरी लोग पैसे खर्चा न करें, गैर जरूरी इसमें खर्च न करें, इसलिए कि आप घर पे रह रहे हो, आप सोप और वाटर से के हाथ धो सकते हो। हैंड सैनिटाइजर इसलिए बनाया गया है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिन्हें वक्त नहीं मिलता है, नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा देखना पड़ते हैं या पेशेंट्स की भीड़ बहुत होती है, ऐसे वक्त में ये आपको हैंड सैनिटाइजर आपका वक्त बचाता है। और इसको कैसे करना है, ये सोप और वाटर से आप धोगे तो आपका कॉस्ट बचेगा, आपका खर्च बिल्कुल बचेगा। आप एक साबुन ले लीजिए, इसको साबुन से आप पहले अपने हथेली से हथेली को धोइए, इसको बोलेंगे सीधा। उसके बाद आप इसके अंदर जो है तो दोनों उंगलियों के बीच में, दोनों हाथों के उंगलियों में, दूसरे नंबर पे आप यहाँ सेकंड नंबर पे देख सकते हो कि दोनों उंगलियों के बीच में आप हाथों को अच्छे से धोइए, रगड़िए। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि बैक ऑफ हैंड यानी उल्टा, दोनों हाथों को आप उल्टे जानिब से ऐसे साफ करिए और फिर से उंगलियों के बीच में जाइए और अच्छा रगड़ के धोइए।
चौथी इसमें स्टेप्स में आपको देखना है, फोर्थ स्टेप आपको बेस ऑफ द थंब यानी अंगूठों को अच्छा रगड़ रगड़ के धोना है। पांचवें फिफ्थ स्टेप में आप देखेंगे कि बैक ऑफ द फिंगर यानी मुट्ठी को धोना है, इस तरीके से मुट्ठी आपको धोना है। अब छठे इसमें फिंगर नेल्स और सातवें इसमें कलाई। तो इस तरीके से आप धोगे, 20 सेकंड तक आपको धोना है। तो 20 सेकंड तक आप धोगे तो सोप और वाटर से, तो ये इतना ही इफिशिएंट है जितना कि हैंड सैनिटाइजर है। तो ये एक मखसूस तबके के लिए बनाया गया है, इसमें ज्यादा खर्च ना करें, सोप और वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल घर में करें। और घर में आप अगर किसी चीज को हाथ नहीं लगा रहे तो बहुत ज्यादा बार बार भी आप धोने से बचे। तीसरा, ये मैं आपको अभी मास्क पहनने की टेक्निक बताता हूँ। पहले मास्क इस्तेमाल करने से पहले आप अच्छे से हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद या हैंड सैनिटाइजर से भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप मास्क देखिए, मास्क के ऊपर हिस्से में आपको मेटल क्लिप मिलेगा और मास्क का अंदर का हिस्सा और बाहर का हिस्सा आपको देखना है। और अंदर का हिस्से का कलर और बाहर के हिस्से का कलर देख के ही पहनिए। मेटल वाला हिस्सा आप ऊपर रखिए और उसको इस तरीके से फौरन पहन लीजिए। मेटल क्लिप प्रेस करने के बाद आप इसको पूरे चेहरे को इस तरीके से ढक लें और इसमें आपको गैप नहीं है ये भी इंश्योर करना है। इसमें जब कभी भी आप मास्क, एक बार आपने मास्क पहन लिया तो उसको ऊपर ही मेटल वाला हिस्सा पिंच करना है यानी दबा देना है। दूसरा, इसमें ये देखना है कि आपके चेहरे पर कोई गैप ना हो, हवा लीकेज ना हो। तीसरा, आपका चेहरा नीचे ठुडी तक यानी चिन तक आपको ढक लेना है। चौथा, एक बार आपने मास्क पहन लिया तो बार बार अपने फेस को टच ना करें, आंखों को टच ना करें, नाक को टच ना करें, वरना ये कंटेमिनेट हो जाएगा। तो ये मास्क पहनने की, अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपको फाइन भी लग सकता है या आपको सजा भी हो सकती है। तो इसलिए आप मास्क का इस्तेमाल बिना किसी शिकायत के, गुरेज के करें और ये बहुत लाजमी है, इसको आप आसान ना समझे। और ये पहली बार नहीं है कि जब आपको मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। 1918 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ के बाद फौरन बाद ब्रिटिश कोलंबिया में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा नाम का वायरस था। उस टाइम में इससे काफी मौतें भी हुई थी। उस टाइम में ये सर्कुलर निकला था कि वियर ए मास्क और गो टू जेल। एक तो आप मास्क पहनिए या फिर आप जेल में जाइए। और उस वक्त में भी इसी तरीके से एक सर्कुलर निकला था। एक किस्म का लॉकडाउन था जिस वक्त प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, चर्चेस, पिक्चर हॉल, सिनेमा थिएटर सब बंद किए गए थे। तो ये लॉकडाउन हम जो है अभी हम पालन जिसका कर रहे हैं ये पहली बार नहीं है और इसकी एक कुछ मखसूस वजह है जिस वजह से हम ये कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड यानी जब दुनिया का दूसरा बड़ा युद्ध हुआ था, जंग हुई थी, उससे अभी तक विंबलडन जो यानी लॉन्ग टेनिस कोर्ट अभी तक उसके मैचेस कैंसिल नहीं हुए थे। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि विंबलडन कैंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर। तो अब ये प्रिकॉशंस और मेजर्स क्यों लेना है? क्योंकि हमको इसकी रोकथाम करना है, हमको इसका स्प्रेड कोविड-19 का बचाना है। अब एक तरफ एक टीला देख रहे हो और दूसरी तरफ देख रहे हो कि ये फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व में जो बार बार बोल रहा था ये है कि अगर अनकंट्रोल ट्रांसमिशन रहा, अगर हमने एहतियात नहीं किए तो ये टीला ऐसे ही बढ़ते जाएगा और अगर हम एहतियात करते रहे तो ये फ्लैटन हो जाएगा और इसका इफेक्टिवनेस आपको ऐसे दिखेगा। अगर आप हाथ धोते हो तो आपको ये फ्लैटनिंग करने में यानी ये आपके नंबर ऑफ केसेस 55% से बचाता है और आप अगर मास्क यूज करोगे तो 68% से ये इफेक्टिव है और ये इसमें बीमारी रोकने की क्षमता है, बढ़ती हुई बीमारी को। और आप अगर सभी चीजें मास्क, ग्लोव यानी प्रोटेक्टिव गियर्स आप यूज करते हो तो आप 91% तक आपको इफेक्टिवनेस मिलता है। तो इतना अहम रोल सिर्फ हम कहते हैं कि हाथ नहीं धोने से क्या होगा, तो लेकिन हाथ नहीं धोगे तो 55% तो प्रोटेक्शन आपका यहाँ ही जा रहा है। मास्क अभी आप सर्जिकल मास्क यूज करो, अगर डॉक्टर हो तो आप सर्जिकल या मास्क या N95 मास्क यूज करो। सर्जिकल मास्क के बारे में और एक बात बताऊंगा कि अगर कोई मरीज के आप कांटेक्ट में हो और मरीज की आप देखभाल कर रहे हो तो ऐसे वक्त में सर्जिकल मास्क आप मरीज भी पहने और आप भी पहने और डॉक्टर्स N95 मास्क पहने।
और मास्क और ग्लोव्स का इफेक्टिवनेस मैंने बताया। ट्रायल्स के बारे में हम बताएंगे कि जब कभी भी ऐसे केसेस होते हैं, एपिडेमिक होता है या आम दिनों में हम टीबी के मरीजों के लिए ये तदाबीर इख्तियार करते हैं, ये प्रिकॉशंस लेते हैं कि फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द पेशेंट। जब कभी भी मरीजों की लाइन रहती है तो इसमें जब जिसको सिम्टोमेटिक मरीज, जिनको सिम्टम्स है, जिनको निशानियां है, खांसी वगैरह है, हम इनको फास्ट ट्रैक करते हैं, यानी इनको पहचानते हैं, इनको अलग करते हैं और खिड़कियां वगैरह खोलते हैं। ये देख रहे हैं आप लाल जो डब्बे हैं, ये मरीज है, ये जो तो खांसी कर रहे हैं तो इनको फौरन जो है तो अलग करना है आपको। और कफ इटिक्वेट, हम सब इटिक्वेट तो फॉलो करते हैं, लेकिन खांसते और छींकते वक्त इटिक्वेट फॉलो नहीं करते हैं। मरीजों का भी ये काम है, मरीजों का ये फर्ज है, जब कभी भी अस्पतालों में जाए तो अपने साथ एक अच्छा जाड़ा रुमाल साथ में लेके जाए, घरेलू मास्क साथ में लेके जाए, और खांसी के वक्त, खांसते या छींकते वक्त कंपलसरी ये रुमाल या ये मास्क आपके मुंह पे बंधा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप दूसरों तक ये इन्फेक्शन इस तरीके से फैलाओगे और नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। आप अगर मान लीजिए कि आपके पास अभी फील्ड वर्क में आपकी जेब में एक हैंडकरचीफ नहीं है या रुमाल नहीं है, तो आप इस तरीके से आपका एल्बो यानी कोनी फोल्ड करके आप इस हिस्से में भी छींक या खांस सकते हैं। तो इससे ये होगा कि ये जो जर्रे हैं ये बाहर नहीं जाएंगे और आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी इसका फायदा होगा और ये हवा में जर्रे नहीं आएंगे। आपके पास उतना भी नहीं है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स इस तदाबीर को इख्तियार कर सकते हैं कि आप अपने पास कंपलसरी टिश्यू पेपर के बंडल रखिए और उसमें से 1-2-3 टिश्यू पेपर इस खांसने या छींकने वाले मरीज को दे दीजिए, तो इससे आप भी बचोगे और ये जर्रे हवा में नहीं फैलेंगे। और इसको ये कहना है मरीज को कि इसको जाने के बाद अच्छे से डस्टबिन में इसको डिस्पोज ऑफ करें। अब कफ हाइजीन की हमने बात किया है दोस्तों, कफ हाइजीन, कफ इटिक्वेट की बात की है, कफ हाइजीन अब कोविड-19 की सीजन में हो सकता है या पहले भी हो सकता है, कोई टीबी के मरीज है या सीओपीडी यानी अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकिक्टेसिस के जो मरीज हैं, इनमें हो सकता है कि ये कोविड-19 है भी और नहीं भी है, लेकिन जिनमें ज्यादा बलगम निकलता है, ऐसे मरीज एक ऐसे लीड टाइट कंटेनर यानी ढक्कन वाली बोतल में अपने 24 घंटे का बलगम जमा करें और इसमें ही जमा करें, इधर उधर ना थूके और गली में या कहीं पर भी या घर में ना थूके, क्योंकि घर के अंदर आप अगर थूकोगे या कफ हाइजीन और कफ इटिक्वेट नहीं करोगे तो ये आपके घर के दूसरे मेंबर्स को भी फैल सकता है। इसलिए ये लीड टाइट कंटेनर में आपको ये जमा करना है 24 घंटे का बलगम और दूसरे दिन इसको अच्छी तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करना है ताकि ये दूसरे किसी के कांटेक्ट में ना हो। अब इसमें हमको प्रिकॉशन यानी एहतियात क्या क्या करना चाहिए इस वबा या इस पैंडेमिक के दौरान में। आपको घर में ही रहना है दोस्तों, आप घर में रहे और अपने ही घर में रहे, ये दोनों भी चीजें जरूरी है। आप घर में रहोगे और हो सकता है कि आप कोई पड़ोसी के पास चले जाए, आप बिला जरूरत किसी के पास भी ना जाए, आप घर में ही अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। आपको अगर जरूरत महसूस होती है तो आप वीडियो कॉलिंग से अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतना जो है तो इतनी उरूज पर है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। इससे ये होगा कि आपका एक लिया गया स्टेप ये काफी सारे लोगों को इन्फेक्शन फैलाने से बचा सकता है। आप जब घर में रहे तो आजकल लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिसके बारे में जो है तो तफसील से बातें हो चुकी है, लेकिन मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि अगर आप घर में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, आप बच्चों पर वक्त दे सकते हैं, आप घर के कामों में मदद कर सकते हैं, आप इबादत कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आपको करने के लिए है। आपको वक्त आपका कैसे कटेगा ये पता भी नहीं चलेगा। ये स्लाइड से मुझे यही कहना है कि आप घर पे रहे और अपने ही घर पे रहे, ये दोनों ही चीजें जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम करते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 1 मीटर यानी 3 फीट और CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल USA का कहना है 2 मीटर यानी 6 फीट। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, वैसे तो आप घर से बाहर ही नहीं निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं है। किसी मजबूरी की हालत में आपको बाहर निकलना पड़ता है तो आप क्लॉथ मास्क, अगर आप घरेलू घर में रहने वाले हैं तो आप क्लॉथ मास्क इस्तेमाल करें और आप बिना जरूरत बाहर ना निकले और भीड़ भाड़ के एरिया में जाने से बचें और ये डिस्टेंसिंग बिल्कुल इसको अप्लाई करें, इसको इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल कारगर साबित होगा। तीसरा इसमें एहतियात ये करना चाहिए कि आप हैंड शेकिंग से बचे, यानी सिर्फ आप एक दूसरे को वर्बली यानी मुंह से आप ग्रीट करें, सलाम नमस्ते। और दूसरा इसमें देखा कि हगिंग यानी एक दूसरे से गले मिलने को भी आप जो है तो अवॉइड करें, गले ना मिले, फिजिकल कांटेक्ट इसमें बिल्कुल भी ना हो। अब हम हाथ तो धोते हैं
लेकिन एक आदमी जनरली ऐसे देखा गया है कि 1000 से 1500 मर्तबा वो अपने चेहरे को छूता है। तो ये 1000 से 1500 मर्तबा जब छुएगा तो फिर से वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। आपने हाथ तो अच्छे से साबुन से 20 सेकंड तक रगड़ रगड़ के धोए या हैंड सैनिटाइज किए, लेकिन आपको हाथ लगाने से बचना है। चेहरे के ऊपर हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, चेहरे को, होठों को और आंखों को, नाक को बिल्कुल नहीं छूना है। तो ये इसमें और एक जहाँ पे जिन जिन मुल्कों में जिन्होंने कंट्रोल पाया है कोविड 19 से बचने में, इन्होंने ये किया है कि जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, जो आप अगर आप राइट हैंडेड हो तो आप अपना लेफ्ट हैंड से अगर कोई सरफेस को टच करते हो, दरवाजा खोलना हो, तो ये बिल्कुल आप लेफ्ट हैंड से करिए, क्योंकि ये हाथ कभी भी आपका चेहरे तक नहीं जाता, तो उसको कहते हैं नॉन डोमिनेंट हैंड। तो ये लेकिन आपको फेस पे, चेहरे Dr. पे कहीं Bas, पे भी टच नहीं करना। we have final 3 minutes now. ओके, ये प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, आपको अननेसेसरी जो तो ट्रैवलिंग मना किया है, और गैदरिंग्स भी आप जो है तो अननेसेसरी कवर कीजिए। उसके बाद आपकी जो भी बिलोंगिंग्स है, आप अगर हेल्थ केयर वर्कर है, आप कम से कम सामान लेके घर से निकले, और आपकी जो तो ज्यादा से ज्यादा वापसी में आप ये सामान, स्टेथोस्कोप वगैरह ये जो आपके कार में ही रहने दे। सरफेस डिसइंफेक्टेंट ये इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। इसको मोबाइल और आपकी जो स्टीयरिंग व्हील्स है, उसके बाद गाड़ी की जो ये है हैंडल्स है, आप इस तरीके से इस पे भी फवारा कर सकते हो। इसपे रेलिंग्स जो घर के हैं हाथ ना लगाते हुए घर में दाखिल हो, और जो टॉयलेट के जो कमोड है, कमोड लीड है, टैप्स है, इसको भी आप इस तरीके से ये कर सकते हो। मतलब बिना हाथ लगाए या हाथ लगाने के बाद भी इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हो। अभी टनल्स की बात है, इसमें और एक मिथ है कि ये जो डिसइंफेक्शन टनल वगैरह है, बॉडी सैनिटाइजर, इसके बारे में इसको नहीं इस्तेमाल करने की अभी एडवाइजरी आ चुकी है, तो इसमें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसको फिजिकल और साइको सोशल दोनों भी इसके नुकसान है। तो ये इसकी एडवाइजरी है। अब इसमें डाइट क्या क्या आपको लेना है कि सिट्रस फ्रूट आपको लेना है, ज्यादा से ज्यादा आप सिट्रस फ्रूट, संतरा, मौसम्बी का इस्तेमाल करें। खूब नींद लें 8 घंटे तक, और हाइड्रेशन मेंटेन करें। आपको दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। 8 मिनट, आप 8 घंटे की आपको नींद लेना है। मॉडरेट एक्सरसाइज करना है। इससे ये होगा कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से इम्प्रूव होगा और आप बीमारियों से लड़ सकोगे। तो इसके लिए मॉडरेट एक्सरसाइज करें, स्टीनस यानी ज्यादा भारी एक्सरसाइज न करें, और आप स्मोकिंग नहीं करें, सिगरेट बीड़ी ना पिए, और शराब भी ना पिए। अब रमजान के हद तक मैं आपको बताऊंगा रमजान में क्या क्या तदाबीर इस्तेमाल करना है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमको कोई गैदरिंग, नमाज के लिए हमको कहीं इकट्ठा नहीं होना है, हमको कहीं भी रोजा इफ्तार नहीं करना है। तरावी हम अपने घर में ही पढ़ेंगे, सभी नमाज हमको हमारे घर में ही पढ़ना है। अब आप शहर में खास करके तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हाइड्रेटिंग फ्लूइड है, यानी इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद ककुम्बर यानी ककड़ी और टमाटर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे दिन भर आपको जो है तो वाटर लेवल आपका अच्छा रहेगा। आप ज्यादा चाय, कॉफी या कोला का इस्तेमाल इसलिए ना करें कि इससे बार बार पेशाब होगा। शहर इफ्तार के बाद और शहर तक आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। आप शहर इफ्तार में 3 से 4 खजूरें खाइए, इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद आप ऑयली फूड्स और जो है तो आप तली हुई चीजें इस्तेमाल मत करें, और आप ज्यादा फूल खाना ना खाएं, और आप अपने कंसल्टेंट से यानी ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के लिए आप उनसे राब्ते में रहें, और फिजिकली एक्टिव रहे, ताकि आपको जो है आपका वेट वजन नहीं बढ़ेगा। दोस्तों एक बार यहाँ पे मैं आपको विनती करना चाहता हूँ कि आप अगर कॉमन मैन है, आप घर में रहते हैं, आप अगर N95 मास्क या सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करोगे, तो इस तरीके से हमको ऐसे हम डॉक्टर्स को पेंटिंग करना पड़ेगा, और हमको कहना पड़ेगा मरीजों को कि सॉरी वी आर शॉर्ट ऑन मास्क। अगर एक आदमी सोचता है कि मैं अकेला गलती करूंगा तो क्या होगा, तो एक आदमी ने की हुई गलती का नतीजा सबको भुगतना पड़ सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक आदमी की गलती सबको भुगतना पड़ रही है। अब दूसरा कि एक आदमी ने अगर एहतियात किया तो उसका नतीजे में ऐसे निकलेंगे या जिसमें हम चेन ब्रेक कर सकते हैं। दोस्तों मुल्क हमारा है, लोग हमारे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ और स्प्रेड लव। इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, और आपको मेरी बताई हुई चीजें समझ में आई होगी, और इसको आप अमल में भी लाओगे, मैं ऐसी तमन्ना करता हूं। और आवर वॉइस टीम ने जो मुझे यहाँ पर बात करने का मौका दिया, आप सभी ने जो इस इत्यादि तदावीर को और मिथ्स और फैक्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
थैंक यू, शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर अब्बास, आपका बहुत बहुत, और सभी लोगों का जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें कि अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर उसे लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उनको उनका जवाब देने की। और वॉइस को आप फेसबुक पे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के सेशंस के साथ आपके साथ फिर से आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जहां पर भी आप है, अपने घरों में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू।